अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं अपना गरम गरम चाय का कप लिए आपके सामने हाजिर हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी उठिए और अपना जो औकात है और ये जो आगाज है दिन का उसको अपने चाय के कप से कीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि मौसम काफी तब्दील हो चुका है लेकिन चाय का कप अभी भी मेरे हाथ में होता है। तो जनाब, चाय मेरा पसंदीदा मशरूब है, ना सिर्फ मेरा बल्कि अगर दुनिया भर में बात की जाए तो करोड़ों अफराद की सुबह चाय के बगैर अधूरी रहती है। चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला मशरूब समझा जाता है। मौसम तब्दील हो रहा है और जब मौसम बदलता है तो बहुत सी बीमारियां भी फैलने का खदशा उठने लगता है और बिलखसूस इन्फेक्शन से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं ना, उनके फैलने का ज्यादा खदशा पैदा हो जाता है और बच्चे खासतौर पर इन बीमारियों का निशाना बन जाते हैं या शिकार हो जाते हैं। अगर इन दिनों एहतियाती तदाबीर ना अपनाई जाए और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल ना रखा जाए तो टाइफाइड फीवर के फैलने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं, जो गंदे पानी और गंदे खानों से फैलता है। ये एक मुतअद्दी मर्ज है जो एक मरीज से सेहतमंद शख्स को फैल सकता है। इस मर्ज की मुद्दत 21 दिन है या इससे ज्यादा भी रह सकती है। बुखार की एक किस्म तरक्की याफ्ता मुमालिक में एक अहम खतरा बन चुकी है। सालाना आलमी सतह पर टाइफाइड बुखार के 21 मिलियन और अमवात के 2,02,000 केस रिपोर्ट होते हैं। टाइफाइड बुखार की वजूहात क्या होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, टाइफाइड की अगर बात की जाए तो अमूमन इसकी वजह क्या होती है और ये हमारे जिस्म को किस तरह मुतासर करता है? देखिए कि जो टाइफाइड है, हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल है। एक तो आजकल अजाब बना वायरल डिजीज का, जी। जो ये कोरोना चल रही है, दूसरी ये बैक्टीरियल डिजीज है। और अभी आपने इंट्रो में बताया था कि इसका बर्डन ऑफ डिजीज, कि दुनिया में इसका ग्लोबल बर्डन कितना है। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान में इसका और ज्यादा बर्डन इसलिए गलत है कि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा गलत है। अच्छा। लाइफस्टाइल ये है कि हम अनकुक्ड चीजें, ये जो बाजार के खाने, अच्छा, रेडियो के ऊपर देखो आप, जो रेडियो के ऊपर कोई चीज तली जा रही है, बिल्कुल एक ही फैट बार बार यूज की जा रही है, वो ट्रांस फैट है जो एक सोर्स है इस बीमारी को फैलाने का। रा फूड, अनकुक्ड फूड और जिसको आपने पास्चराइज नहीं किया वो आपने यूज कर लिया, या सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर आप पानी का छिड़काव देख रहे होते हैं, वो गंदा पानी होता है। बिल्कुल। पानी, लाहौर का मसला ये है कि लाहौर का तो हमारे पास नक्शा ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही है। सीवरेज एंड सेफ वाटर सप्लाई जो है ये मिक्स हो चुकी है काफी जगहों के ऊपर। हाँ जी। जब ये दो पाइप मिक्स होते हैं ना तो ये प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। अच्छा। जो सीवरेज के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। वो सोर्स ऑफ सप्लाई 80% पॉपुलेशन को तो सेफ पानी अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे बोतल का पानी तो आप पी लेंगी, मैं पी लूंगा, आप पब्लिक को तो अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पब्लिक लेके जा रही है उसको। इसकी वजह ये अनसेफ वाटर का यूजेज, ठीक है, रा फूड का यूजेज, अनकुक्ड फूड का यूजेज, ठीक है, और अनहेल्दी हैबिट्स, ये इसका मेन 3 काजेज हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। हाँ। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये इस तरीके से बीमारी फैलती है तो ये बीमारी है किन लोगों की? बड़ों की है, छोटों की, बूढ़ों की, ये स्कूल को बच्चों की बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्कूल बंद है, हाँ जी, तो अभी तो बच्चे बचे हुए हैं। घर के अंदर तो चले माँ ख्याल कर लेगी, उसके वालिदैन ख्याल कर लेंगे, मगर जब ये स्कूल खुलेंगे तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। अच्छा। और इसका बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई 21 दिन आपने अपने इंट्रो में बता दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। 21 दिन ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये आपके जिस्म के अंदर पलता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, खुराक की नाली से ये जाता है खून में। खून में अपनी स्ट्रेंथ पकड़ कर दोबारा इंटेस्टाइन में आता है। अच्छा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसकी ये है, इस वक्त टाइफाइड पाकिस्तान में प्रॉब्लम इसलिए बन गई है, पिछले साल आपको याद होगा, मेरा ख्याल है आपके साथ मैंने प्रोग्राम भी किया था, XDR, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टाइफाइड, ठीक है। उसके अंदर ये है कि बीमार दवाई के खिलाफ ये टाइफाइड का दवाइयां गैर मौसर साबित हो रही है। अच्छा। जो आगे हम ये खतरनाक होता जा रहा है टाइफाइड। XDR तो ये WHO ने, पूरी हेल्थ अथॉरिटीज ने रिपोर्ट कर दिया। ये टाइफाइड की भी टाइफाइड की ये सबसे रेजिस्टेंट फॉर्म है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टाइफाइड, ठीक है।
ये सीधा सीधा अंदर जाके ठहरता है। आप इसके ऊपर सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते थे पहले हम। अच्छा। वो ठीक नहीं कर रही बंदों को। इस वक्त भी अस्पतालों के अंदर XDR के केसेस आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, और इसकी भी वही वजूहात है, वही वजूहात फैक्टर्स हैं। दवाई इफेक्ट नहीं कर रही, तो अभी उसके लिए फिर हाई एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब उसकी वजह क्या है? मैं यही कहता हूँ, ये 3 इश्यूज के 3 सूरतें हैं। ठीक है। एक तो है फार्मेसी, ओके, दूसरा है फूड, तीसरा है बिहेवियर। फूड तो अभी तो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल, कि फूड किस तरह ये ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम ओबे करता है। बिहेवियर किस तरह कि हम अपने स्टाइल के लिहाज से हम अनहेल्दी लोग हैं। हाँ। हमारा स्टाइल ठीक नहीं है। तो तीसरी रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेल्फ मेडिकेशन। मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, वहां पर लोग आके कहते हैं कि जी वो जो शरबत ऊपर पड़ा हुआ ना वो मुझे निकाल दो। हाँ। वो वाला कैप्सूल जो ना लाल रंग का वो मुझे निकाल दो। हाँ। सेल्फ मेडिकेशन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सर दर्द के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो इररेशनल एंटीबायोटिक लिख के दे रहे हैं। प्रॉब्लम बढ़ रही है। दूसरी दवाइयां पेन किलर बनानिया फार्मेसी के लिए आसान होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक एंटीबायोटिक बनाने के लिए अरबों रुपया लगता है और कई साल लगते हैं, और कई साइंटिस्ट करते हैं। अगर हम ये इस तरह एंटीबायोटिक के खिलाफ बीमारियों को रेजिस्टेंट होते रहे तो मेरा ख्याल है वी आर गोइंग टू लूज वार अगेंस्ट द जर्म्स। ये तो प्रॉब्लम समझिए सर। ये टाइफाइड का जो बुखार है, इसका हमला है, वो अमूमन किस मौसम में ज्यादा होता है? अभी ये ऑप्टिमम टेम्परेचर शुरू हो गया। अच्छा। ना बहुत गर्मी है, ठीक है, और ना इसकी बहुत सर्दी है। अच्छा। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर इस बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, और उसको रेजरवायर जो है ना, रेजरवायर जिसके अंदर जाके पलता है ये, बिल्कुल, वो ह्यूमन बॉडी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ह्यूमन बॉडी को तो सिर्फ इसकी एंट्री चाहिए। उस एंट्री से बचने के लिए तमाम इकदाम है। अभी तो ये महकमा हमारी हुकूमत ने, हम वी आर पुअर कंट्री, रिसोर्सेज हमें इजाजत नहीं देते, मगर फिर भी हुकूमत ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक तो काम तो बड़ा अच्छा किया कि EPI एक प्रोग्राम है, अच्छा, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो 80 से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। WHO, गावी, यूनिसेफ सारी एजेंसीज हमें सपोर्ट करती है उसके लिए। और अब एमरो ने हमें उसके लिए TCV कैंपेन, टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, अच्छा, वो बच्चों को लगानी शुरू कर दी है। ठीक है। तो अभी अब कैंपेन भी पीछे चली है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हम उसका हिस्सा थे जी। हमने महकमा सेहत के साथ मिलकर काम किया उसके लिए, और वो TCV वैक्सीन लगी भी है बच्चों को। अच्छा। तो दुआ है कि इस मरतबा ये XDR और टाइफाइड के केसेस कम रिपोर्ट हो। ठीक है। और सर हमें ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं? अगर टाइफाइड हो जाए तो किस तरह पता चले? देखिए, बात यह है कि बुखार एक ऐसी अलामत है जो सर चढ़ के बोलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बुखार जिसको होगा वो तो सीधी सीधी बात है, शोर मचाएगा कि मुझे बुखार है। लोगों को समझने वाली बात यह है कि इसकी मैं अलामत बताता हूँ आपको। इसको मेरी मेडिकल की किताबें, मेडिसिन की किताबें कहती है स्टेप लैडर फीवर। ठीक है। SLF। स्टेप लैडर क्या होता है? सीढ़ियां चढ़ते हैं आप जी। पहली सीढ़ी चढ़ी, आगे थोड़ा स्टीप आया, फिर दूसरा स्टेप आया, आप ऊपर चढ़ गए। अच्छा। यही इस बुखार का पैटर्न है। आज बुखार चढ़ेगा, कल ठीक हो जाएंगे आप, थोड़ा सा आप ठीक रहेंगे, फिर बुखार चढ़ना शुरू हो गया, बारी वाला बुखार। ठीक है। ये टर्म चलती है। हाँ। बुखार चढ़ा उतरा, बुखार चढ़ा उतरा। ये इस पैटर्न को ओबे करते हुए स्टेप लैडर के साथ ये चला जाएगा 104 तक। अच्छा। फिर आगे वही मैकेनिज्म है, वही एपिडेमियोलॉजी है, वही ट्रांसमिशन है। 21 दिन तो आपके अंदर इसने बैक्टीरिया ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारने हैं। ठीक है। इसने पलना है। ठीक है। आपने माहौल देना उसको। वेल इट गेट्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एनर्जेटिक। ये तो एनर्जी ले गया, अब आपका डाउनफॉल शुरू हुआ है। ठीक है। अभी आपने 21 दिन कहा था, 21 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये आपके फिर कैरियर बन जाते हैं आप। अच्छा। कैरियर। ठीक है। कैरियर ये है कि आप बीमार तो नहीं होते, मगर आप माशरे के लिए बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। ये किस तरह फैलता है? ऐसे ट्रांसमिट करता है कि अंदर आपका गॉल ब्लैडर है। ठीक है।
गाल ब्लैडर के अंदर ये इसके बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है। अगर वो बंदा जो इन्फेक्टेड है वो आपका कुक है, वो हैंडलर है फूड का, बिल्कुल वो चीजें, और वो दूसरी बात अनहेल्दी हैबिट्स है उसकी। ठीक है। देखिए 2 टेक्निक्स है, पहले मैं आपको बताऊं। ठीक है। डेंगू के अंदर मैं 2 कहता हूं, मास्क एंड समाजी दूरी। ठीक है। मास्क लगाए हाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अंदर भी 2 चीजें, वो टेक्निक इसके ऊपर भी अप्लाई करती है। सबसे पहली बात, आप फ्रेश कुक्ड फूड लीजिए, ओके, रॉ नहीं लेना। ठीक है। और हैंड वॉशिंग, हर एक्टिविटी से पहले हाथ को धोए और एक्टिविटी को खत्म करने के बाद हाथ धो लीजिए। ठीक है। आप 80% सेफ होंगे। अच्छा। प्रिवेंशन नाम भी इसका है कि आप वक्त के ऊपर कपड़े के ऊपर एक टांका लगा लीजिए। हाँ। आपको बाद में उसका 9 नहीं लगाने पड़े। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये टाइम क्या है, ये तो अवेयरनेस की बात है। बच्चों को, वालिदैन को, पर्सन को, लोगों को और अदारों को ये समझना पड़ेगा और अवेयरनेस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 70% मेरी आप याद रख लीजिए। 3 चीजें हैं, मैं इसको अच्छा। 63 मैं पढ़ाता हूं जब, तो ये 63 की फिगर है। अच्छा। 63% ऑफ द इलनेस, बीमारी का 63% स्कूल गोइंग में टाइफाइड होता है। हाँ। और 63% डेथ्स अमंग द इलनेस इज ड्यू टू टाइफाइड। ऐसे ही है। और 63% ही बच्चे रिकवर नहीं करते, ये कि दवाइयां रेजिस्टेंट होगी। अच्छा। प्रॉब्लम तो ये बन रही है ना, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका किस तरह का टेस्ट कराना चाहिए जब टाइफाइड हो जाए? टेस्ट के मार्कर्स है, अच्छा, इंडिकेटर्स है। ठीक है। पहली तो बात, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज द बेस्ट एग्जामिनेशन। ओके। एक डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए जब हमें? मैं बताता हूं। पहला तो आपको बताइए कि ये अलामत चल रही है आपकी स्टेप लैडर फैशन। बिल्कुल। माँ को पता चल जाना चाहिए कि बच्चे का ये चल रहा है काम, या आप बुखार नहीं, हाँ। ये लिथार्जिक है, पूरा सिस्टम इसका ओबे नहीं कर रहा। जब ये चीज आ गई, एक आम टेस्ट है CBC, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, इतने बड़े व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इसके 2 टेस्ट है, पहले वाइडॉल टेस्ट होता था, उसकी जरूरत नहीं रहती अब वो IgG टेस्ट कर लेते हैं, मेरा वो डॉक्टर ही देखता है। लैब टेस्ट उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट ये कंफर्म कर देता है कि इसके अंदर ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे और कौन कौन सी जिस्मानी पेचीदगियां जो है वो पैदा हो सकती हैं? आपका जिस्म फटीग होगा, अच्छा, बुखार होगा, और सब तो बड़ी अलामत बुखार, और सबसे खतरनाक जो है वो है इंटेस्टाइनल अल्सर। अगर आपकी कोलोन, ठीक है, इंटेस्टाइन ये वीक है या किसी जगह के ऊपर ये रेजिस्ट नहीं कर सकती, तो जैसा ये ट्रैक के अंदर ये वायरस ये बैक्टीरिया अंदर गया तो इन्फेक्टेड खासकर उसको अल्सर करेगा। अल्सर करके आपका जो वही जो फीकल मैटर है जो आपकी अंदर गया, पेरिटोनाइटिस, आपका वो आप शॉक में जा सकते हैं। अच्छा, अल्सर तो बहुत खतरनाक कंडीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशन। अल्सर के लिए तो बच्चा या बड़ा या जो भी है वो इमरजेंसी में रिपोर्ट करेगा और इमरजेंसी में लेप्रोटमी उसको ठीक करेगी। बिल्कुल ऐसे, लेप्रोटमी पूरा पेट काट के, अच्छा, उसको रिपेयर करना अल्सर को। तो ये कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये बहुत खतरनाक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आम बुखार तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसे, ये आम बुखार नहीं है। तो सर, टाइफाइड बुखार का जो मरीज है उसको कितना वक्त लगता है प्रॉपर तौर पर रिकवर होने में? 21 दिन में वो सही तरह रिकवर हो जाएगा अगर एहतियात करे तो। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेशन में चला गया तो फिर तो लंबा काम है, फिर लंबा काम है। और दोबारा भी उसको टाइफाइड हो सकता है। एवरी डिजीज, एवरी सेक्स, every person is vulnerable to every disease at every time. अच्छा, ये अब डेफिनेशन बदल गई। ठीक है, कोई सेक्स, कोई एज, कोई ग्रुप किसी बीमारी के खिलाफ सेफ नहीं। अगर एहतियात ना की जाए तो कोई भी बीमारी आपको लग सकती है। हमारा इशू क्या है, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है।
अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, आपका मुझे फोन तो मैंने तो ये गाड़ी जा रही है रास्ते में लोग बैठे हैं। ये तरबियत मेरे बच्चों की खुद करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा भला आदमी, अ वेरी पॉलिश्ड आदमी, गंदे लिफाफे यूज करके सड़क पे फेंक दे। अच्छा। उसके जेहन में क्या है, वो घर को तो घर समझता है, सड़क को घर नहीं समझता। घर वाले बंदों को तो कुलीग समझता है, जो सड़क पे चल रहा है उसको कुलीग नहीं समझता। उसको कुलीग समझ लीजिए, सड़क को घर समझ लीजिए और माहौल को साफ रख लीजिए, आप बीमारियों से निकल आए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं यूरोप में गया था, आप यकीन करें, बंदा सोच नहीं सकता सड़क के ऊपर इस तरह चीज फेंकने के अंदर। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अतहूर शत्रुल ईमान, मेरे तो ईमान का आधा हिस्सा सफाई है और हम इंतहाई फिल्थी लोग हैं, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आप अपनी फूड हैबिट्स देख लें, आप अपनी ट्रैवलिंग हैबिट्स देख लें, दे आर अलार्मिंग और वो खतरनाक है। हम अपने लिए खतरनाक है, हम दूसरों के लिए एग्जैक्टली हम दूसरों के लिए भी खतरनाक बन जाते हैं। सर, ये जो टाइफाइड का मरीज है उसको फिर किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने बताया इसने 2 चीजें करी। ठीक है। फूड तो इसने हैवी फूड तो ले रही नहीं, उसके बाद बीमार हो गया था। अच्छा। इसने अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी है। ठीक है। हाइड्रेशन, ORS लेगा साथ। इसे 2 चीजें हो सकती है, मोशन भी लग सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अच्छा। इसने अपनी लाइट डाइट लेनी है, ठीक है, और इस वक्त को गुजारना है और प्रॉपर कंसंट्रेशन से साथ प्रॉपर एंटीबायोटिक लेनी है। अगर डायग्नोज हो गया, ठीक है, अगर ये एक ये सब क्लिनिकल फेज के ऊपर है तो ये खत्म भी हो जाता है। अच्छा। क्लिनिकल फेज के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड, देखिए सब क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड फेज। अगर कॉम्प्लिकेटेड फेज में चला गया फिर ये मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपकी सेहत के लिए, आपके लिए। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है कि एहतियात बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस वक्त। कोरोना से बचना है या दीगर जितनी भी बीमारियां उनसे बचना है, वो सिर्फ यही है कि आप लोग एहतियात करें। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मुनीबा, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं उस वायरस की जो हमारी नस्लों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है, और वो वायरस है मुनशियात का, जिसका रुझान तेजी के साथ फैल रहा है। लाहौर शहर की ही अगर बात की जाए तो शहर में मुनशियात का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है। शहर की सड़कें और फुटपाथ नशेइयों की अमाजगाह बनती जा रही है। दुख की बात यह है कि मुनशियात के आदी अफराद में अब खवातीन भी शामिल हो गई हैं। खवातीन की बड़ी तादाद भी मुनशियात की लत का शिकार हो रही है। ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी हब की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि खवातीन न सिर्फ मुनशियात का इस्तेमाल कर रही हैं बल्कि सरेआम नशा फरोख्त भी करती हैं। रिपोर्ट बताती है कि नशे की आदी और फरोख्त करने वाली खवातीन की उम्रों का तनासुब 18 से 25 साल के दरमियान है। लाहौर के 100 से जायद मकामात पर नशेइयों के डेरे हैं। लालपुल, फतेहगढ़, मुस्लिम टाउन मोड़, लक्ष्मी चौक फेवरेट पॉइंट समझे जाते हैं, जहां खवातीन भी मर्दों के साथ नशा करती हैं। नशेइयों की भरमार से आम शहरी बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके हैं और शहर में चोरी समेत दीगर वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। नशे की लानत क्यों इतनी तेजी के साथ फैलती जा रही है और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सर, हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो मुनशियात खुलेआम बेची भी जा रही है और खरीदी भी जा रही है और सरेआम इस्तेमाल भी हो रहा है उसका। तो क्या मुनशियात फरोशों को पुलिस का या दूसरे इदारों का कोई डर नहीं है? देखिए, सबसे पहले ना बहुत ही आजकल इस इशू को ना हाईलाइट किया गया है। मीडिया ने कुछ हमारी तरफ से और कुछ और लोगों की तरफ से, लेकिन जिन लोगों ने इसको एड्रेस करना है, अच्छा, वो अभी तक खामोश है। ठीक है। मैं दबे दबे अल्फाजों में बातें कहता हूँ और उनको जिनको मालूम होनी चाहिए उनको मालूम होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी
मुदबाना गुजारिश है स्टार्ट में ही वज़ीर आला पंजाब से, क्योंकि इस कैंपेन में, इस वबा में पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। जब पॉलिटिकल विल नहीं हो, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें देख ली है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन मामलात भी, अकड़ दकड़ के, पॉलिटिकल विल इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। आपको हंगामी बुनियादों पर काम करना है। अच्छा, अगर आपने हंगामी बुनियादों पे काम नहीं किया तो मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा भयानक है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसलिए कि ये जो हालात है, जब बात चीज़ें कमज़ोर होती हैं ना, हाँ जी, कमज़ोरी से मुराद ये है किसी भी अदारे में, तो जो क्राइम है, ड्रग की सप्लाई है, ड्रग एडिक्शन है, पूरी दुनिया में आप देख लें वो बढ़ती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तो कोविड की वजह से मुश्किलात हैं, और दूसरा ये है कि आने वाले वक्त में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, वो इतना होगा कि आप खुद तसव्वुर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो बीमारी है ये जहन के साथ इसका ताल्लुक है। एंजाइटी और डिप्रेशन जब डेवलप होता है तो इंसान फरार की तलाश करता है, भागता है कि मैं अपने आप को दूसरों से खामोश, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा होता। हाँ। उसको फ्यूचर में कुछ चीज नजर नहीं आ रही होती। मसलन अच्छा। घर की मिसाल है। अच्छा। घर में अगर बच्चे हैं, आपको जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको वो आपके एक्सपेंडिचर जो वो मीट नहीं कर रहे, आपकी सैलरी 18,000 है, घर के अखराजात है 40,000, तो किस तरह आप मीट करेंगे? आप में तो वो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी डेवलप होगी, रोजाना लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई बीवी के साथ, बच्चों को फीस देनी है, घर का किराया देना है। ये वो हालात हैं जो आने वाले वक्त के लिए, इस बात को कोई नहीं सुन रहा। तो क्या इस सारी चीजों से फराग हासिल करने के लिए लोग इस साइड पर जाते हैं, नशे के? बिल्कुल। बाद लोग दोस्तों की सोबत की वजह से, क्योंकि जब आपको एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप होता है तो फिर आप जारी बात ऐसे लोग तलाश करते हैं, आप ऐसे दोस्त तलाश करते हैं जो किसी ना किसी तरह इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि एडिक्शन जो है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग इस्तेमाल करने वाला है, वो एक बंदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो एक ग्रुप की सूरत, एक चेन होती है। एक ड्रग्स लेके आता है, दूसरा जगह प्रोवाइड करता है, तीसरा पैसे खर्च करता है, चौथे नंबर पे नए दोस्तों को लेके आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पूरी एक ग्रुप होता है, एक चेन होता है। लेकिन सर ये जानना चाह रहे हैं कि ये पहुंचती कहाँ से हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर मकामी सतह पर तैयार हो रही होती हैं, या कोई कबायली इलाके हैं, या अफगानिस्तान से यहाँ पहुंच रही है? किस तरह यहाँ से मिलती हैं? पहले तो हम इल्जाम लगाते थे ना अफगानिस्तान से कमी। अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर है। दे आर ओपन हिल, ओपन था सब तरफ। लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी आर्मी का कि उन्होंने इस ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो ट्रैफिकिंग होती थी, फेंस लगाई है बॉर्डर के ऊपर। वो अभी भी सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अब वहां से तो बंद होगी। आप अच्छा। अब हमारी लोकल कंजम्पशन, अब क्रिस्टलाइज जो है, ये 2 केमिकल हैं। अच्छा। 2 केमिकल को मिक्स करके आप क्रिस्टलाइज बना सकते हैं। अब यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा। अब आप लोगों के हमें ना इस बात को समझना चाहिए। जो मैं लोगों को बात बताना चाहता हूं, जो उन लोगों को बताना चाहता हूं जो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, कि इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई में जाएं। नशा क्यों करते हैं लोग, माशरे की जो माहौल है वो किस तरफ चल रहा है। हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, अब देखें, आप हीरोइन को कट कर देते हैं, आप आइस को कट कर देते हैं, आप चर्स को बंद कर देंगे, आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स तो नहीं बंद करेंगे ना, आप इंजेक्शन तो नहीं बंद कर देंगे, आप टैबलेट बंद नहीं कर देंगे, आप नस्वार, पान, गुटखा, आप उसकी, अगर आपने दूसरी चीजें बंद कर दी, आप देखें लोग पान खाते हैं, पान का इस्तेमाल करते हैं, वो कितने नंबर के पान है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुरु पता नहीं कौन से नाम दिए जाते हैं, उसमें वो कितने किस्म के हैं। हाँ। उसमें वो एडिक्शन है ना, गुटखा है, उसमें एडिक्शन है। अब लोग गुटखा बड़े आसानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुटखा बनाने वाले जब वो देख लें, उसमें ये जो ग्लास है शीशे का, इसको पीस के डालते हैं, ग्राइंड करके। अच्छा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डालते हैं, उसके केमिकल डालते हैं, ताकि लोगों के अंदर जो उसके जिस्म, बॉडी में जो उसको जो एक थकावट है, हाँ। वो थोड़ी सी दूर हो, क्योंकि लेबर वो ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो जब ये चीजें, आप एक चीज को खत्म कर देंगे दूसरी चीज को। अब मैं अक्सर कहता हूँ, जो सड़क चौक और चौराहे पे बैठा है, वो 6 से 7 इंजेक्शन लगा रहा है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के। ठीक है। और 1 इंजेक्शन वो हीरोइन का लगा रहा है, पानी में मिक्स करके। वो खवातीन भी हैं और वो मर्द भी हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं
कई हफ्तों से ये वाच कर रहा था कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम नौजवानों को तो नहीं रोक सके, हम मर्दों को तो नहीं रोक सके, अब खवातीन भी आ गई। और आप देख लें हर जो लाहौर में रहने वाला हर शहरी है उसकी आंख जो है वो बंद नहीं है, वो देख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग बंद कर सकते हैं, हाँ। लेकिन शहरी तो नहीं ना बंद कर सकते, इस सोसाइटी में रहने वाले लोग नहीं बंद कर सकते। तो हमें एक ऐसा प्लान मरतब करना है, एक ऐसी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी मरतब करनी है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, मैं इसलिए कहता हूँ सूबे के सरबराह में और किसी से क्या, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करनी है, वो फिर आगे चीजों को। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लाहौर में एक हंगामी तौर पे इमीडिएटली एक कमेटी स्टैब्लिश की जाए जिसके सरबराह कमिश्नर लाहौर हो। ठीक है। क्योंकि कैप्टन साहब जब डीसीओ लाहौर थे, हमने उनके साथ मिलके बड़े कैफे बंद करवाए, उसके बाद वो सेक्रेटरी हेल्थ रहे हैं, अब कमिश्नर लाहौर है, एडमिनिस्ट्रेशन मामला को डील करते हैं। एक ऐसी कमेटी बनाई जाए उन लोगों की जो काम करने वाले हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर साहब पहले भी काम, सीसीपी लाहौर भी काम कर रहे हैं। अभी हम देखें तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हम ये नहीं देखते कि देखिए, अगर मैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं जी पुलिस वाले कुछ नहीं करते, मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, जवाब देता हूँ कि आप पुलिस वाले वो माँ बाप नहीं है, वो किसी के बाप नहीं है। अगर वो वर्दी को उतार दें तो जारी बात वो भी तो उसी स्टेज पे आते हैं, उसी माशरे का हिस्सा है। तो फिर जब हमने मिल के काम करना है, ये एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी। जो मेरे जहन में है वो ये है कि जो सड़कों बागों पार्कों में बैठे लोग हैं उनके लिए हंगामी बुनियादों पर आपने पहले उनको 3 कैटेगरी में तकसीम करना है, जो एडिक्ट है, रिहेबिलिटेशन के लिए। पहली बात यह है कि हमें बजट में रकम एलोकेट करनी चाहिए इमीडिएटली, ये जो बजट आ रहा है। ठीक है। आप मुझे बताएं, मैंने जो इतनी मेरी इस काम में अरसा हो गया, मैंने तो किसी गवर्नमेंट को बजट में एलोकेशन नहीं की ड्रग्स के बारे में, ना ट्रीटमेंट पे, ना अवेयरनेस पे, ना प्रिवेंशन पे। बिल्कुल आप उसके लिए बजट में रकम एलोकेट करें। उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर, कोई बिल्डिंगें ले ले खाली पड़ी हैं, जिस तरह आपने कोविड के लिए आप इतना बड़ा वो जो एक्सपो सेंटर तैयार कर सकते हैं और चीजें तैयार कर सकते हैं, इसके लिए भी तैयार हो सकती है। कोई ऐसी बिल्डिंग पुरानी तलाश कर लें जो स्कूल पड़े हैं किसी दूर अफ्तादा इलाकों में, वहां एक एस्टेब्लिश करें इमीडिएटली। और उसके लिए मैं भूल ना जाऊं बात, उसके लिए 3 कैटेगरी में तकसीम करें, एक ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास वो ड्रग एडिक्ट सड़कों पे भागो जो जिनकी टांगे स्वेलिंग है, जिनके बाजू स्वेलिंग है, इंजेक्शन लगा, जो चल नहीं सकते, जो बिल्कुल मरने के करीब है। अच्छा। बी क्लास वो जो बिल्कुल थोड़े से अभी उनकी जिंदगी का एक बाकिया हिस्सा बच सकता है। सी क्लास वो जिन्होंने स्टार्ट किया। इन दोनों को लेके पहले मरहले में बी और सी को आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएं। फिर जो सड़कों बागों पार्कों में बैठे हैं अननोन ड्रग एडिक्ट्स, उनके पेरेंट्स को, उनके लवाकीन को तलाश किया जाए। ये एक आसान काम नहीं है। जब देखे आप डिमांड को कम करेंगे, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे नशे हैं जो किए जाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सी ड्रग जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो आम आदमी को आसानी से सस्ती दस्तयाब होती है, सबसे ज्यादा कौन सी? मेरा ख्याल है चीनी शॉर्टेज हो सकती है, चीनी की ब्लैक हो सकती है, चीनी नहीं मिल सकती, पेट्रोल नहीं मिल सकता, लेकिन ड्रग एक ऐसी चीज है आप इसकी शॉर्टेज कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब सारी ड्रग्स, दुनिया की कोई चीज बंद हो जाए, मनशियात नहीं रुक सकती। वो देखे मैंने आपको कहा, जब हालात वीक होंगे आपकी टेंशन डाइवर्ट होगी दूसरे कामों में, तो जनाब बेचने वालों को तो मौका मिलेगा, सप्लाई करने वालों को तो मौका मिलेगा। आप दुनिया की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ड्रग्स को नहीं। आप आसानी के साथ हर ड्रग्स मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में ये अब आम हो चुकी है। तलबा और तालिबात जो है इसको पीना समझते हैं कि शायद सवाब का काम है, और वो एक तावील देते हैं कि शायद मनशियात का इस्तेमाल करने से या चर्स पीने से उनकी जो दिमागी सलाहियत है वो बढ़ जाती होती है। तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, या इस सब का क्या हल निकाला जा सकता है? देखिए, असल मसला ये है कि बड़े लोग ये कहते हैं जो क्रिस्टल आइस है, ये जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इतनी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इतनी मोटी किताब है, उसको रट्टा लगाना है, पढ़ना है, पास होना है, घर का प्रेशर है, लेकिन उसको बेचारे को ये नहीं पता होता। मैं उसे मासूम कहता हूँ। उसको ये नहीं पता होता कि मैंने जब ये शुरू की है ये मेरी मदद नहीं कर रही। अच्छा।
मुझे जिंदगी के जो मैंने 60 साल लाइफ गुजारनी थी ना, ये मुझे 30 साल भी नहीं गुजार रही। क्रिस्टलाइज शुरू में आपको बड़ी अच्छी लगती है, प्लेयर देती है, आप दुनिया का अलग थलग शख्स होता है जी। मैं तो देखे 30 घंटे नींद नहीं आती, 40, आप फखरी अंदाज में बताते हैं। अच्छा। लेकिन 8 महीने साल बाद जब डिपेंडेंसी आपकी डेवलप होती है, इन्हिसार बढ़ता है, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो जनाब फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप वीक होना शुरू हो जाते हैं, शिलिंग होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बाज़ एडिक्शन ऐसी हैं कि उसके करने से पहले आपके जिस्म टूटता है, बॉडी में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा। आपको क्या कहते हैं, वॉमिटिंग होती है, आपको डायरिया लग जाता है, आपको तरह तरह की इस तरह की लामात सामने। लेकिन जब आप नशा लेते हैं, अब देखिए हीरोइन का नशा करने के बाद, हीरोइन के नशे से पहले और तब्दीली है। हीरोइन का नशा करने के बाद आप जो एडिक्ट है उसको कहें ना 4 मन वजन उठा के 10वीं मंजिल पे चला जाए, वो उस वक्त चला जाएगा। अच्छा। इसी तरह चर्स का नशा है, चर्स का नशा आप इस्तेमाल करते हैं, चर्स मुख्तलिफ किस्म की है, वीट है, गर्दा है, उसमें आजकल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ज़ैनक्स केमिकल वो मिक्स किया जाता है। अच्छा। वो 2 आपकी बीमारियां डेवलप कर रही है, एक वो आपको मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जा रही है और एक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ ले जा रही है। अब आप नीम पागल भी हो रहे हैं, और दूसरा आपने अक्सर देखा होगा सड़कों के ऊपर, एक तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, चाहे वो क्रोनिक भी हो लेकिन वो थोड़ा सा एक्टिव होता है, लेकिन जब मेंटल डिसऑर्डर आपके अंदर हो जाता है इन चर्स की और गर्दे की वजह से, तो फिर आप ये होते हैं, आपने देखा सड़क के ऊपर फुटपाथ पे एक नौजवान है, पाँव में जूती भी नहीं है, मैले कपड़े पहने हुए हैं, यंग सा है, बाल बड़े हुए हैं, वो खामोशी से जा रहा है, खुद ही बातें कर रहा है। हाँ। वो आपके अंदर बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल। इसी तरह एडिक्शन, मैं कहता हूँ एडिक्शन कोई भी है, वो आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही। और सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल है, उनमें ये ज्यादा रुझान पाया जा रहा है मनशियात का, तो जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने भी बताया कि कुछ सिम्टम्स होते हैं उनकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या जो आसपास के लोग हैं, जो उनके वालिदैन हैं, उनको नहीं पता चलता कि ये नशे के आदी होते जा रहे हैं? वालिदैन को पता चलता है। मैं आजकल ना मुख्तलिफ अपर क्लास के बच्चों की ना काउंसलिंग करता हूँ घर जाके। अच्छा। होम काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू किया। एक तो हमारा प्रोग्राम है जो ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब, जो हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसके तहत हम फ्री सर्विसेज देते हैं। मसलन हमारे पास कोई भी पेशेंट आ जाए, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे उसको एडमिशन दे, चाहे वो 10वीं बार आए रिलैप्स होके। लेकिन ये जो अपर क्लास के बच्चों की जब काउंसलिंग शुरू की, मैंने कुछ 7-8 महीने हो गए हैं, और क्लाइंट मेरे बड़े हैं, तो लोग घरों के अंदर नशा करते हैं। अच्छा। साथ काम भी करते हैं, साथ हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं, साथ काम करते हैं ऑनलाइन पे। हाँ। और साथ वो इंजेक्शन इस्तेमाल कर, घर के अंदर बैठ के। वालिदैन को पता है, वालिदैन परेशान है। वालिदैन क्या करें, मुझे बताएं तो सही। सबसे ज्यादा जो परेशानी का आलम है ना, अगर किसी फैमिली में जो ड्रग एडिक्ट होता है, तो वो न सिर्फ वालदा, बाई, बहन, अजीज, जितने भी रिश्तेदार सारे परेशान होते। एक स्टिग्मा बन जाता है। लोग कहते हैं जी देखिए इनका बच्चा नशा करता है। अगर एक बाप जिसके अगर 4 बच्चे हैं, 3 पढ़े लिखे हैं, 2 डॉक्टर हैं, एक पुलिस में या फौज में चला जाता है, जब वो मस्जिद में नमाज, हमारा कल्चर ऐसा है ना, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, तो अब बदकिस्मती से एक बच्चा ड्रग की तरफ चला जाता है, तो जितने भी नमाजी हैं वो उससे पूछते हैं जी वो बच्चे का क्या हाल है जो नशा करता है। वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार उन बच्चों के बारे में नहीं पूछते जो मेरे बच्चे लायक हो गए हैं, लेकिन उस बच्चे के बारे में पूछते हैं जो ड्रग एडिक्ट है। क्यों? वो स्टिग्माटाइज है ना सोसाइटी। अभी तक हमने इस प्रॉब्लम को नहीं समझ सके। मैं तो ये बार बार ये बात कहता हूँ, या तो हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है, या हम इसको खत्म नहीं करना चाहते, या हम किसी की हेल्प नहीं करना चाहते। अभी इसको अभी तो देखे ना, कंपेन ही चल रही है, अब इन बातों से गुजारा हो रहा है। हाँ। और मुझे इकदाम कोई भी नहीं किया जा रहा है, ये कह सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह आपने बताया कि काउंसलिंग भी आप कर रहे हैं और वालिदैन को पता भी होता है, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि हमारा बच्चा या बच्ची नशे का आदी हो चुका है, तो सबसे पहले क्या उनको कदम उठाना चाहिए? देखिए, जब आपका बच्चा और बच्ची ये पता चले कि ये एडिक्ट हैं, उनके अंदर कोई अलामात नजर आती हैं। अलामात तो बुनियादी जो हर वालिद और वालदा या बहन भाई को पता होना चाहिए कि बच्चा सुबह टाइम पे उठता था, अगर काम पे जाता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है, अब वो उठता नहीं है, लेजीपन उसके अंदर है। अच्छा। लेजीपन से मुराद ये है कि वो आप बार बार उसे उठाते हैं, उठता नहीं है, और ड्रेस चेंज नहीं करता,
उसके जो बाल हैं वो बड़े हैं, शेव करता था वो नहीं वो करता, उसके बाद वो रात को देर से जागता है, मोबाइल के साथ लगा रहता है, सुबह वो पहले जाता था अब वो रात को निकलता है, उसके बाद घर में आके लड़ाई झगड़ा करता है, बाथरूम में ज़्यादा टाइम गुजारता है, लड़ाई झगड़ा इसलिए करता है कि उसे ड्रग के लिए पैसे चाहिए, वो माँ के साथ लड़ता है, बहन के साथ लड़ता है, वालिद के साथ लड़ता है। ये वो अलामत हैं जिनकी तरफ आपने तवज्जो देनी है। और मैं अक्सर वालिदैन को कहता हूँ कि आपने इसका मुकाबला करना है, ये नहीं आपने लड़ाई झगड़ा करना है। देखें, वो बेचारा जो एडिक्ट है वो ड्रग्स के हाथों परेशान है, वो छोड़ना चाहता भी है लेकिन नशा नहीं उसको छोड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़हनी बीमारी है, लंबा अरसा रहने वाली है, मैनेजेबल है बट नॉट क्योरेबल। सर, बहुत से लोग ये तहिया करते भी हैं कि हम छोड़ देंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ सकते। क्या क्या उनको करना चाहिए कि अगर वो इससे थोड़ा सा पीछे हट जाए? बड़े ऐसे केसेस आते हैं जो पाकिस्तान में रहे, हेरोइन का इस्तेमाल करते रहे, बिल्कुल बाहर चले गए, वहाँ लिकर का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल करते रहे। अच्छा। 2-3 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए, ये छुट्टियों में आए। अच्छा। जनाब उन्होंने फिर 2-3 महीने हफ्ते रहे, 2-3 हफ्तों में उन्होंने खूब एंजॉय किया हेरोइन का या और ड्रग्स का जो बाहर नहीं अवेलेबल आसानी के साथ, और उसके बाद फिर वो वहाँ वापस बाहर जाते हैं, फिर वो शराब पे चले जाते हैं। जो रिलैप्स रेट है पूरी दुनिया में वो है 90%, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल है ना वो तकरीबन 1 साल का ट्रीटमेंट है और तकरीबन 1.5 से 2 साल हम काउंसलिंग पे सर्व करना चाहते हैं। अच्छा। वो हम नहीं करते। हमारे यहाँ ये होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसका इलाज करवाया, वापस आ गया, क्योंकि उसने देखे उसी माहौल में रहना है। हमने फैमिली को भी ड्रेस करना है और हमने उस पेशेंट को भी ड्रेस करना है जो इस मुब्तला वबा में मुब्तला है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो चीजें नहीं करनी। हम समझते हैं बच्चा ठीक हो गया। हाँ। जी, इसके मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो वालिदैन आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे का जल्दी जल्दी इलाज करवा दें। मैंने कहा मैं हिस्ट्री लेता हूँ, कहाँ से आपने इलाज किया, जो मेरे साथ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं वो हिस्ट्री लेती है, कहाँ से आपने इलाज करवाया, कहाँ पे, वो बताते हैं जब मैंने फलां ट्रीटमेंट सेंटर से इलाज करवाया, 3 महीने के बाद रिलैप्स हो गया, 2 महीने के बाद फिर। तो मैंने कहा आपने पहले ऑलरेडी आप तो इलाज करवा चुके हैं। मैंने कहा चले फिर आप ट्राई करते हैं। हाँ। वो मुझे कहते हैं जल्दी जल्दी इसका इलाज करवा दें। मैं कहता हूँ जल्दी किस तरह? नहीं जी, हमने इसके मामे के पास ना या चाचू के पास दुबई या सऊदीया भेजना है। मैंने कहा जी इसको इसके अंदर हवा भर दे। भाई ये तो एक मरीज है। हाँ। और ये बीमारी के साथ लड़ रहा है कि आप समझते हैं यहाँ से ठीक हो गए, सऊदी अरब में नहीं मिलेगी, दुबई में नहीं मिलेगी, यहाँ से ज्यादा मिलेगी। जो जिस बंदा जिस फील्ड में जिस ग्रुप में है वो दुनिया के किसी भी खत्ते में चला जाए। हाँ। चाहे ब्राजील चला जाए, दुनिया के आखिरी कोने में, कोलंबिया में चला जाए, पेरू में चला जाए, उसको ड्रग मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं है कि ड्रग नहीं मिलेगी, लेकिन आपने अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ ऐसे रवैयों को अडॉप्ट करना है। इसीलिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, हमने प्रिवेंशन के वो पेरेंटिंग स्किल है, पेरेंट को पेरेंटिंग स्किल पे बात की जाए, टीचर को टीचिंग स्किल पे बात की जाए। ठीक है। मेरी यही हुकूमत से गुजारिश है कि तालीमी इदारे खुलने वाले हैं, टीचर को टीचिंग स्किल पे हमारी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो अडॉप्ट की जाए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। टीचर को टीचिंग, पिछली गवर्नमेंट ने फोकल पर्सन बनाए थे हमारी रिक्वेस्ट पे तालीमी इदारों में, वो आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है। हमने अवेयरनेस तालीमी इदारों में इतनी की, हमने 16 तालीमी इदारों को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस डिक्लेयर किया। हमारा ये काम नहीं था, हम चाहते थे चीजों को रिड्यूस किया जाए, मिनिमाइज किया। ये नहीं हम न, आप कोई भी खत्म नहीं कर सकता इन चीजों को। अच्छाई और बुराई क़यामत तक इसका आपस में आमना सामना होता रहेगा, ताल्लुक है या कह लें। लेकिन सर हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से भी बहुत सारी ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं, आप लोगों की जानिब से भी इकदाम उठाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, लोगों तक आगाही पहुंचाई जाती है कि ये कितनी बड़ी लानत है, लेकिन फिर भी ये खत्म ही नहीं हो पा रही। ये खत्म किस तरह हो, मुझे ये बताएं। हम नियत तो करें ना। हमने तो मैं बार बार कहता हूँ, अभी तो हम इस इशू को समझ नहीं रहे। ये इशू बहुत बड़ा है, ये छोटा इशू नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं जी पुलिस बंदों को उठाए। पुलिस आजकल ये कर रही है अवेयरनेस कैंपेन से, मीडिया की कैंपेन से या मीडिया के डर से, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं एडिक्ट। क्या पुलिस उनको मारे? कहाँ लेके जाए? अगर आप 500 एडिक्ट उठाते हैं एक जगह से या 200 उठाते हैं, जो क्रोनिक एडिक्ट है, जो नशे के बगैर नहीं रह सकता, जिसको 1 घंटे के बाद एक इंजेक्शन चाहिए और बिल्कुल मरने के करीब है, अगर 50, 60, 100 आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है वो विड्रॉल के फेस में, तो क्या मुझे बताएं किस तरह मीडिया पे शोर नहीं पड़ेगा? हमने वो स्टेप उठाने हैं, सब अदारों ने मिलके एक टेबल पे बैठे डिस्कशन करें
किस तरह, मैंने तो आपको चीजें बताई हैं हाँ जी। कि रिहेबिलिटेशन के लिए ऐसी बिल्डिंगें वहाँ इमीडिएटली। अभी सेंटर्स नहीं है, रिहैब सेंटर्स? अभी सेंटर इस लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में कितने सेंटर हैं? अच्छा। एक गवर्नमेंट का सेंटर है 100 बेड का, कितने मरीजों की लाइन लगी हुई है? 10,000 से ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं। रोजा मंथली अमवात कितनी क्या होती वहाँ है? पर उनका सही मुनासिब तरीके से इलाज नहीं हुआ होता? देखें, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है ना, प्रेशर है बहुत ज्यादा। अब मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर एक 100 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है। वहाँ एक पेशेंट दाखिल होता है, पीछे से प्रेशर है, वो 3 वीक उसको रखते हैं, 3 वीक के बाद उसको रिलीज कर देते हैं जी, बंदा ठीक हो और फिर से वो उन्हीं चीजों में चला जाता है। वो हमारे यहाँ जिस तरह मैंने कहा, ये एक्सपो की तरह आप बड़े हॉस्पिटल बनाएं, अच्छा, एंगेज करें लोगों को मसरूफ रखें। ये नहीं कि आप लोगों को, जब आप मसरूफियत नहीं देंगे, लोग फ्री होंगे, तो क्या लोग ये मोबाइल पे लगे रहेंगे या फिर ड्रग का इस्तेमाल करें? यही वो चीजें हैं, हमने प्लानिंग करनी है, मनसूबा बंदी कोई नहीं है। आप हिम्मत करें ना, स्टेप लें। मैंने कहा कमिश्नर लाहौर को कमेटी का सर बनाएं, देखें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेंगे। बजट में एलोकेट करें, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को मुतहर्रिक करें। बदकिस्मती से देखें, एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपने नाम चेंज कर दिया 18 अमेंडमेंट के बाद। आज खुदा की कसम 8 साल हो गए उस महकमे को, में आपने 1 रुपया नहीं उनको, जो उनका नारकोटिक्स सेल उनको दिया स्टेप। और मैं पिछले दिनों टीवी पे न्यूज देख रहा था कि उन्होंने समरी भेजी है कि इस महकमे को खत्म कर दिया जाए। अच्छा। अगर आपने पैसे देखिए, आपने नीयत ठीक बेहतर करनी है। ये हम सबका मसला है, ये किसी का, एक फैमिली का नहीं मसला, एक मोहल्ले का नहीं है, एक शहर का नहीं है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कवानीन भी मौजूद हैं, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि जनाब आसपास का जो अपना माहौल है उसको चेंज करें, और जो लोग इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं वो भी खुद पर तरस खाएं, अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने प्यारे हैं, उन पर तरस खाएं और इस लानत से छुटकारा हासिल करें। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं खेल और खिलाड़ी की। तो हर इलाके के कुछ अपने अपने खेल होते हैं जो इस इलाके की सकाफत और नौजवानों के शौक का इजहार करते हैं। इसी तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो पहलवानी और देसी कुश्ती पंजाब की शान समझी जाती है, जो गुज़श्ता 400 सालों से पुरानी रिवायत है। बरसगीर के सदियों पुराने रिवायती खेलों में देसी कुश्ती को आज भी एक खास मकाम हासिल है, मगर ये खेल जिस तेजी के साथ जवाल पजीर है, इसको देखकर यूं महसूस होता है कि ये बहुत जल्द नापैद हो जाएगा। हालांकि इस खेल को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला फन कहा जाता था। लाहौर में कई खानदान आज भी इस खेल की लाज बरकरार रखे हुए हैं, जिनमें अवान बरादर्स का नाम सरे फहरिस्त आता है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अवान बरादर्स ऐसे 5 भाई हैं जो कई सालों से इस फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद भी कर रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 भाई पहलवान है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इन 5 भाइयों में से 3 भाई हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मैं आपका तारुफ करवाती चलती हूँ। मेरे साथ तैयब रजा पहलवान मौजूद हैं जो रुस्तम पाको हिंद हैं और 22 मुल्कों की पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। उनके साथ सजाद अवान पहलवान मौजूद है जो इंडो पाक चैंपियन है, और उनके साथ रुस्तम पाको हिंद हाफिज इसरार अवान पहलवान भी मौजूद हैं। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप तीनों? सबसे पहले तैयब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 के 5 भाई जो है वो आप पहलवान है। ये इत्तेफाक हुआ है या बाकायदा मनसूबाबंदी की आप लोगों ने कि इस साइड पर जाना है हम लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये देसी कुश्ती है, ये एक रवायती खेल है, सकाफती खेल है, और ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और जब पाकिस्तान बना तो मेरे जो दादाजी थे उन्होंने 1954 में एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। उस वक्त किसी गेम में भी पाकिस्तान का मेडल नहीं था, उन्होंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया मेरे दादाजी ने 1954 में। उसके बाद फिर वाले साहब ने पहलवानी की, तो वाले साहब भी माशाल्लाह नेशनल चैंपियन हुए। उसके बाद फिर वाले साहब ने, फिर बड़े भाई थे, उन्हें पहलवानी करवाई, और उसके बाद ये हमारी जो है तीसरी नस्ल में जो है वो
वो ये चल रही है और पहलवानी ही कर रहे हैं। तो सजाद आप बताइएगा, इसी में इंटरेस्ट था पहलवानी करने में या सिर्फ अपने आबाओ अजदाद को देखकर इस साइड पर आए? जी, जैसा कि तैयब भाई ने आपको बताया कि बचपन से ही हमारा जो रुझान था वो एक घर में फैमिली सिस्टम ही पहलवानी चला रहा था। तो माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में पहले भी काफ़ी टाइटल होल्डर शख्सियात गुजरी हैं। तो इस वजह से वालिद साहब का शुरू से ना बचपन में यही फोकस था कि इन्हें स्टडी के साथ साथ जो है ना पहलवानी करानी है, ताकि हम अपने जो हमारा पैशन है इसको आगे लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पांचों भाइयों ने पहलवानी की है। और हमारे साथ थे जनाब हाजी अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान। अच्छा। तो उनकी सरपरस्ती में हमने की। फिर हमारे कोच अखाड़े में वाले साहब जो हैं वो हमारे कोच है। अच्छा। तो काफ़ी एक अच्छा जो है हमारा वो रहा, अल्लाह का शुक्र है, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा टूवर्स की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम भी फख्र से आप बुलंद कर रहे हैं। मुझे इसरार आप बताइएगा, किस उम्र से पहलवानी शुरू की? बचपन से ही, जिस तरह उन्होंने बताया कि अबू जो हैं वो कोच है आप लोगों के, तो इंटरेस्ट था आपका भी किस साइड पे जाने में? जी, वो ये है कि माशाल्लाह जैसे भाइयों ने बताया कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारा बचपन में से ही इसी तरफ रुझान था, जैसे कि मेरे वालिद साहब करते थे, फिर बड़े भाई शुरू हो गए साथ साथ, फिर हमने देखा देखी ऐसे ही हम भी शुरू हो गए और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत से नवाजा है। सबसे पहले मैंने शेर लाहौर का टाइटल हासिल किया है। अच्छा। 19 की एज में। अच्छा, 19 साल की उम्र में आपने पहला टाइटल हासिल, मैंने शेर लाहौर का जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा टाइटल है वो लाहौर की पहलवानी सबसे बड़ी है। अच्छा। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने सबसे पहले शेर लाहौर का टाइटल हासिल किया। फिर पाकिस्तान का चैंपियन मैं उसके बाद हुआ। फिर अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे ही इंडिया में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस पर भी इसरार बात करेंगे कि वहां पर जब आप लोग गए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। तैयब आप बताइएगा, पहला जो जैसे उन्होंने 19 साल की उम्र में पहला टाइटल जीता था, आपने किस उम्र में पहला टाइटल जीता था? मेरा जो पहला नेशनल इवेंट था पाकिस्तान में वो नेशनल जूनियर चैंपियनशिप था। अच्छा। और मैं 15 साल की उम्र में गोल्ड हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं जूनियर एज से निकला तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 18-19 साल की एज में मैं नेशनल सीनियर का गोल्ड मेडल हुआ। और फिर उसके बाद फिर हमारी जो देसी कुश्ती है ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग, ये मैंने आपको फ्री स्टाइल रेसलिंग का बताया। ठीक है। उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है, मड रेसलिंग, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत उसमें भी अचीवमेंट्स हासिल की। बहुत बहुत अच्छे पहलवानों को गिराया, जिसमें इंडिया के भी पहलवान से रिश्ते हैं। हाँ। जिन्हें हमने दुबई के अंदर इंडो पाक चैंपियनशिप हुई, वहां पर भी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हराया और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। और इंडिया में खासकर जब आप एक दुश्मन मुल्क में और वहां पर जब किसी इंडियन खिलाड़ी को हराकर झंडा बुलंद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इंडिया में झंडा लहराना एक बात, वो एक फीलिंग ही अलग होती है जब आप ये कर रहे होते हो। तो सजाद आप बताइएगा, अभी तक कौन कौन से मुकाबलों में आप हिस्सा ले चुके हैं? जी, जैसे कि मैट्रिक के बाद मैंने शुरू कर। अच्छा, मैट्रिक के बाद स्टार्ट कर दिया था आपने? तैयब भाई ने, मैंने भी, बाकी भाइयों ने मैट्रिक के साथ। तो कॉलेज में जो एडमिशन हमारा वो स्पोर्ट्स बेस पे पंजाब कॉलेज में हमने हमारा एडमिशन हुआ। ठीक है, पंजाब कॉलेज से? पंजाब कॉलेज से इंटर वहाँ से किया। फिर आगे बैचलर के लिए यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, वो भी स्पोर्ट्स बेस पे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयब भाई और हमने तकरीबन 5-6 गेमों में पार्टिसिपेट करते थे और यूसीपी को ऑल पाकिस्तान चैंपियन बनाते रहे और ये काफ़ी फिर नेशनल चैंपियन बने। फिर 2014 में जो यहाँ इंडो पाक मुकाबले उसमें गोल्ड मेडल लिया। हाँ। इस तरह काफ़ी अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसरार, जैसे आपने भी कहा कि इंडो पाक आपने भी वो चैंपियनशिप की हुई है, तो जब अपना झंडा लहराते हैं वहाँ पर जाके दुश्मन के मुल्क में, उनको हराते हैं, तो कैसा महसूस होता है? वो तो एक अलग सी फीलिंग होती है, खास तौर पे जो हम इंडिया को जब जीतते हैं। तो माशाल्लाह इंडिया का वो सबसे बड़ा पहलवान था हिंद केसरी। अच्छा। वो उधर का चैंपियन खिलाड़ी था जम्मू कश्मीर का। ठीक है। कश्मीर में जाके मैंने उसे जीत किया और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया अल्लाह की मेहरबानी से।
इसी तरह और भी काफ़ी पंजाब में और दूसरी, ये इंडिया की हम ज़्यादा इसलिए बात करते हैं, हमारी कुश्ती है जो देसी ट्रेडिशनल कुश्ती है ना, वो हमारे ये दोनों मुल्कों में खेली जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये हम हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये खेली जाती है, इसलिए हम जो ट्रेडिशनल जो हमारी कुश्ती होती है ना, वो ज़्यादा मुकाबले हमारे इंडिया के साथ होते हैं। तो माशाल्लाह मैंने काफ़ी मुकाबले और भी जीते हैं, और सबसे बड़ा जो ये फ्रेंडली इंडो पाक का दंगल था, उधर उसको मैंने जीता और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तैयब, आपका अपना भी ताल्लुक है पहलवानों के जो है कहले खानदान से, लेकिन और कौन कौन से पहलवान पसंद है आपको? जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है उसमें तो काफ़ी रेसलर हैं जो कि इंडिया से भी हैं। अच्छा। जी, जो बहुत अच्छे रेसलर हैं और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स हो या टैलेंट कोई भी हो, उनकी सरहदें नहीं होती। तो टैलेंट कहीं भी हो, आपको उसे अपनाना चाहिए। तो इंडिया में एक जस्सा पट्टी लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह, क्रिश्चियन है। और पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, सदीक पहलवान है और भी हैं, आसिफ भी हैं, इस तरह इनाम है, मोहम्मद इनाम है। तो इस तरह के काफ़ी रेसलर्स हैं जो पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ये रेसलर जो हैं ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग में और फ्री स्टाइल रेसलिंग में बहुत अच्छे रेसलर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तैयब, क्या लगता है आपको, अगर यहाँ की बात की जाए पाकिस्तान में पहलवानी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो अखाड़े हैं जहाँ पर खेला जाता है पहलवानी का ये खेल, वो तो वीरान हो चुके हैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत एक अहम पॉइंट नोट किया कि पहलवानी जो है असल में जो मड रेसलिंग है वो है इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन जब आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली तौर पर ओलंपिक्स में जाकर जब मेडल लाना है, तो वो उसके लिए आपको मैट की ज़रूरत होती है। और मैट की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो 18 से 20 लाख रुपए है। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि मैट हर जगह प्रोवाइड किया जा सकता है, तो इसीलिए एक मैट लाहौर में है या इस्लामाबाद में है। तो जो हमारी जो ज़्यादातर जो नर्सरी है वो देसी कुश्ती, मट्टी वाली कुश्ती से ही तैयार होती है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि देसी कुश्ती जहाँ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें साथ साथ एक मैट दिया जाए, ताकि वो इंटरनेशनली तौर पर एशियन गेम्स जैसे इवेंट हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इवेंट हो गए, उनमें से मेडल हासिल कर सकें। और सबसे जो अहम बात है, इसमें डाइट बहुत महंगी है, ये इस लिहाज से बहुत महंगा खेल है। अच्छा। और इसमें गोश्त खाना, मक्खन खाना, देसी घी का पीना, इस तरह दूध पीना, बादाम जो हैं वो बहुत महंगे हैं। तो साथ में वो मालिश भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आपके बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। कम से कम जो एक अच्छा रेसलर है उसका एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। खुराक पर? जी, खुराक पर सिर्फ 3 से 4 हज़ार आ जाता है। सजाद, कितनी कसरत करनी पड़ती है रोजाना की बुनियाद पर? जी, पहले जैसे शुरू में हमारे उस्ताद मोहतरम उन्होंने शुरू करवाई थी, तो पहले हम इनिशियल स्टेज पे जो है वो तकरीबन 1000-1200 बैठक लगाते थे। लेकिन जब जो लगाते गए हैं थोड़ा सा यूजफुल, तो फिर हमने तकरीबन हाफिज भाई या तैयब भाई साहब ने 2000 बैठक, 1000 दंड और 7 वेट ट्रेनिंग जो डेली की रूटीन की एक्सरसाइज में शामिल है। उसके बाद जो है वो सरदाई वगैरह, उससे पहले जो है अगर सर्दियाँ हैं, सर्द मौसम है तो उसमें वो घी पीते हम, अगर गर्मी है तो मक्खन खाते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अच्छा। और ये हमारा वर्कआउट मॉर्निंग का जो सुबह नमाज के बाद हम शुरू करते हैं, इवनिंग टाइम अलहदा वर्कआउट हमारा। तो तैयब, आप लोगों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है? पहले मैं जब पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था तो मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स जहाँ अरशद साहब से भी स्कॉलरशिप मिलता था। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मियां आमिर महमूद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ जब हम इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान के लिए मेडल लाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमें लाखों रुपए से नवाजती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फिर भी जो अमाउंट है वो बहुत कम है, क्योंकि रेसलिंग एक बहुत महंगा खेल है। हम जितना खुद पर लगाते हैं हमें उससे भी कम मिलता है। तो इसकी हमारी रेसलिंग को अपनाने की वजह ये है कि इस कुश्ती से हमारी वाबस्तगी है और हम इसे छोड़ नहीं सकते। और जैसे भी हो हम इसे करेंगे। और दूसरा जो मुझे पाकिस्तान में जो है, मुझे वापडा जो है, पाकिस्तान वापडा, वो मुझे सपोर्ट करती है। और जी, यहाँ पे मुझे उन्होंने
LS1 16 ग्रेड में मुझे वो जॉब दी है। ठीक है, तो मेरे मैं ख्याल से उनकी ये तरफ एक से अच्छी खेलता हूं। चीज है कि आप लोगों की जो ये काम आप लोग कर रहे हैं इसकी आप लोगों को अच्छी खासी पजीराई भी मिल रही है जी बिल्कुल, और ताउन भी किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। तैयब रजा अवान पहलवान हमारे साथ मौजूद थे, सजाद अवान पहलवान हमारे साथ मौजूद थे और हाफिज इसरार अवान। आप तीनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने वक्त दिया हमें। और पहलवानों का ये खानदान था जिनके 3 पहलवान हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने बात की है कि उनकी क्या रूटीन होती है, क्या सब कुछ होता है, तो ये हमने जाना है। जो आपने इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, SOPs का भी ख्याल रखना है और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।